तो आपको यहाँ पे देखना है कि हम लोग देख रहे हैं संवैधानिक ढांचा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देख रहे हैं, संवैधानिक ढांचा देख रहे हैं, जो कि हमारा पहला ही चैप्टर है भाग 1, मतलब संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसमें हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। पहले संविधान का हमारा ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या था वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे संविधान का निर्माण कैसे होता है, हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, संघ एवं इसका क्षेत्र क्या है, नागरिकता देखेंगे इसी भाग में, मतलब एक दिन का नहीं है। ठीक है, आज हम लोग मुख्यतः ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, भाग 1 है। भाग 1 में हम्म। फर्स्ट में आज हम लोग को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग को देखना है। उसके बाद हम लोग को मूल अधिकार देखना है, फंडामेंटल राइट, राज्य के नीति निदेशक तत्व देखना है, मूल कर्तव्य देखना है। ठीक है, संविधान संशोधन देखना है, और संविधान की मूल संरचना देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज जो हमारी क्लास जो होगी, से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या देखने जाएंगे, हमारे संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है हमारे संविधान के, उस पे आज हमारी क्लास जो मुख्यतः होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, शुरू करते हैं। भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। ठीक है, भारत में ब्रिटिश मतलब बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने कब आए, तो क्या बताएंगे, 1600 ईस्वी में आए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इससे अपना स्टेटिक्स फैक्ट जो होगा, जिससे आपका पीटी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो उस समय जो महारानी जो थी 1600 ईस्वी में, कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम थी, तो उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए उनको चार्टर प्रदान किया। ये चार्टर 15 वर्षों के लिए प्रदान की गई थी। कितने वर्षों के लिए प्रदान की गई थी, शुरू में व्यापार 15 का वर्ष एकाधिकार जो प्राप्त जो था इनको कितने वर्षों का, 15 वर्षों का, मतलब इनको एकाधिकार प्राप्त था। ठीक है, देखिए अभी मतलब कुछ लोग आए नहीं है और बाद में बोलेंगे से क्लासेस कब हो जाती है पता नहीं, क्योंकि मैं एक एक भी अगर लेट भी होता हूँ तो सारा इन्फॉर्मेशन मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ध्यान में सारा इन्फॉर्मेशन मैं डाल देता हूँ, उसके बाद में मतलब कोई चीजें करता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब अपसेंट कर जाते, फिर बोलते क्लासेस कब हो गई पता नहीं चला। ठीक है, अब ऊपर में एक किसी ने कमेंट किया, ऊपर में मैं लिख दिया था क्लासेस 9 बजे से होगी, तो बोल रही है कोई थी 8 बजे वाली क्लास कब होगी। ऊपर में लिखा हुआ जबकि क्लासेस 9 बजे से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एकाधिकार का मतलब क्या होता है, एकाधिकार का मतलब ये था से पूर्वी देशों के साथ, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, ठीक है, कोई दूसरा मतलब संस्था जो थी व्यापार नहीं कर सकती है। ठीक है, कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, लेकिन 1765 में बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार भी प्राप्त हो गया। देखिए ये सब ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, लेकिन हम लोग को मतलब क्या पढ़ना है, हम लोग को पॉलिटी के कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, इसलिए इतिहास के बात को छोड़ देंगे। अब 1765 में क्या होता है, इलाहाबाद की संधि हुई थी, आपको भी पता है, जिसमें मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब क्या था, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे, मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार इनको मिल गया था। तो इसके साथ ही मतलब भारत में देखेंगे, इसके तहत ही भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया भी मतलब क्या होती है, साथ में क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश क्राउन का बात करेंगे, तो भारत के शासन का उत्तरदायित्व मतलब क्या प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, तो 1858 से पहले, ठीक है, 1858 से पहले ब्रिटिश शासन जो था कंपनी के तरफ, मतलब कंपनी से मतलब कंपनी के द्वारा मतलब यहाँ पे रूल करते थे, लेकिन 1858 में जब विद्रोह जब हुआ, तो यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से क्या था, ब्रिटिश से कंपनी से सत्ता को छीनकर ब्रिटिश क्राउन जो थी अपने हाथों में ले ली। डेट मीन्स कह सकते हैं ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत का सत्ता को नियोजित किए जाने लगा। ठीक है, अब मूल रूप से आप देखोगे ये शासन जो था 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। ठीक है, अब जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिलती है, 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्र होते हैं, तो स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, देश कैसे चलेगा, इसको अमल में लाने के उद्देश्य से, ठीक है, 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया, 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा जो था अस्तित्व में आया। ठीक है, यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई है, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई थी। ठीक है, अब भारतीय संविधान में ज्यादातर आप असर जो देखोगे तो किसकी देखने को मिलती है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था का ज्यादातर मतलब आपको असर देखने को मिलता है। रीजन क्या था,
क्योंकि भारत में बहुत वर्षों से ब्रिटिश शासन व्यवस्था बनी हुई थी, इसलिए हम लोगों ने ब्रिटिश शासन व्यवस्था को, बहुत सारे व्यवस्था को अपने संविधान में स्वतः ही मतलब शामिल कर लिया, जो कि जैसा कि भारत शासन अधिनियम 1935 का लगभग 80% भागों को हम लोगों ने अपने संविधान में शामिल किया। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पे गहरा प्रभाव छोड़ा है। उसके बारे में विस्तृत व्याख्या दो शीर्षकों के अंतर्गत, ठीक है, कालक्रमबद्ध के रूप में यहाँ दी गई। पहला शासन जो था हमारे यहाँ, जिसको बोलते हैं कंपनी का शासन, तो कंपनी का शासन कब प्राप्त होगा? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। वहां से लेकर 1858 तक जो शासन जो देखेंगे आप लोग भारत में, किसका शासन होगा? कंपनी का शासन होगा। और फिर आएगा ब्रिटिश सम्राट का शासन, जिसको क्राउन रूल कहते हैं। तो क्राउन रूल कब होगा? तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 से लेकर 1947 तक भारत में जो रहेगा, इसको क्राउन का शासन बोलेंगे। किसका शासन कहेंगे? क्राउन का शासन कहेंगे, ठीक है, जिनको हम लोग सम्राट का शासन के नाम से भी जानते हैं। ना समझ में आए बेहिचक पूछिएगा, ठीक है। देखिए, ब्रिटिश जो यहाँ पे रूल कर रही थी, ब्रिटिश जब यहाँ पे रूल कर रही थी, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि भारत में शासन करने के लिए उनको एक व्यवस्था बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने 1773 का एक्ट लेकर आया, जिसके रेगुलेटिंग एक्ट करते हैं। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? सुधार। क्या होता है? सुधार होता है, ठीक है। 1773 में इन्होंने एक्ट लेकर आया, जिसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था, यथा, ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ रहे से ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन था जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में था, तो क्या बताएंगे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बताएंगे? 1773 बिल्कुल, 1773 का रेगुलेटिंग है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पिंकी कुमारी, समझ में आ रहा है? है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, ठीक है। क्या होता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मतलब क्या मिलती है? मान्यता मिलती है, ठीक है। और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं आपसे, इस एक्ट में भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, तो क्या बताएंगे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बताएंगे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, आप देखेंगे इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं की बात करेंगे तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। पीटी में क्या प्रश्न पूछता है? किस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल में गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया? तो क्या बताएंगे? तो 1773 का रेगुलेटिंग है, ठीक है, नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। एग्जाम में सीधा सीधा मेन से प्रश्न पूछेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख विशेषताओं को चर्चा करें, ठीक है। तो यही सारे फैक्ट आपको लिखने पड़ेंगे। अब क्या लिखेंगे? 1773 के, देखिए मैं पीटी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैंने जो आपको दिया है, आप लोगों ने नोट्स को खोल के देखा है? देखा है कि नहीं आप लोगों ने नोट्स को खोल के? मेंस और पीटी दोनों के पॉइंट्स के व्यू से नोट्स बना, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आप लोग के लिए ढूंढ के दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग कितना भी पैसा पेड करेंगे तो एक जगह पे नहीं मिलेगा, मिल जाएगा लेकिन एक जगह पे नहीं मिलेगा। ऑनलाइन क्लास लेने से क्या होता है? आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, वहां पे कर सकते हो 10,000 का ही 15,000 का बैच ले सकते, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग एक दूसरे से एकदम इंटरेक्ट हो रहे हैं, जैसे लग रहा है आपके सामने हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो इंटरेक्शन बहुत मैटर करता है, ठीक है। पढ़ाई में ये होना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई की सबसे बड़ी कमी क्या है ना, टीचर छात्र से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। जो मन है सो करो, इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या आपस में बातचीत कर रही है, मैटर करता है। तो इस अधिनियम आप देखेंगे, बंगाल के गवर्नर का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? बताइए सभी लोग। गवर्नर जनरल, ठीक है। और यहाँ पे उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय टीम भी बनाया गया, ठीक है। ये भी पूछता है, जो कि कार्यकारी परिषद का गठन किया, जिसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। 4 सदस्य, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और बात करेंगे, जब ये 1773 के एक्ट में जो बनने वाला पहला गवर्नर जो था, ठीक है, कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
यहाँ पे सर्दी हो गई। यहाँ पे मैंने एक बार और भी बोला था, यहाँ पे जैसे इस अधिनियम के द्वारा, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। डेट मीन सेंटर क्या था, मजबूत हो गया। क्या था, सेंटर क्या था, मजबूत हो गया। बहुत बारीक चीज समझा रहा हूं, समझिएगा। तो यहाँ पे मतलब पहले जो था ना, प्रेसिडेंसी था, ठीक है। पहले प्रेसिडेंसी कौन कौन था, तो देखेंगे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी था, ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी था, और बंगाल प्रेसिडेंसी था, ठीक है। तो इस सारे प्रेसिडेंसी को बोला गया ना सर, भाई साहब आज से तुम लोग जो है स्वतंत्र नहीं हो, ठीक है। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, ठीक है। जबकि पहले के प्रेसिडेंसी जो थे एक दूसरे से मतलब अलग थे। अब होता क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल किसी से संधि कर लेता था, मद्रास के गवर्नर जनरल जाके उस पर आक्रमण कर देता था। बंबई वाला संधि कर रखा, बंगाल वाला जाके उस पर आक्रमण कर देता था, पता ही नहीं चलता था है क्या। दोनों तो ब्रिटिश साम्राज्य को ही नेतृत्व कर रहा है, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो 1773 के एक्ट में इस कमी को दूर करने के लिए बोला गया से अब देखो तुम लोग स्वतंत्र नहीं हो, बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो होगा सो हेड होगा, ठीक है। और तुमको मद्रास वाला को और बंबई वाला को कोई भी अगर फैसला अगर लेना होगा तो किससे पूछ के लेगा, बंगाल से। बंगाल के गवर्नर जनरल से मतलब पूछ के लेगा, ठीक है। समझ रहे हैं, समझिएगा इसको, ठीक है। जी। अब पहले दोनों अलग अलग था, तो इसीलिए बोलेंगे अब क्या होगा, सेंटर कौन हो गया, बंगाल हो गया। क्या हो गया, सेंटर कौन हो गया, केंद्र कौन हो गया, बंगाल होगा। इसीलिए कहा जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल में केंद्रीय, सॉरी, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। डेट मींस केंद्रीय प्रशासन क्या हो गया, पहले की कंपेरिजन में अब क्या हो गया, मजबूत हो गया, ठीक है। पहले क्या था, विकेंद्रीकरण था। विकेंद्रीकरण होगा तो सत्ता का पावर जो होगा एक आदमी के पास में नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग होगा। बम्बई के पास भी पावर है, मद्रास के पास भी पावर है, बंगाल के पास भी पावर है। लेकिन जब केंद्रीयकरण करेंगे तो पावर किसके पास, बंगाल के पास आ गया। समझ गए जी। जी। अब यहाँ पे चलेंगे। अब क्या था ना, 1773 के एक्ट में अब इन लोगों को कानून व्यवस्था बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी था। तो इन्होंने कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी, ठीक है। देखिए मैं उच्चतम न्यायालय की बात, एग्जाम में अगर संघीय न्यायालय अगर देगा ना, तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के एक्ट में था। किसमें था संघीय न्यायालय, 1935 के एक्ट में। 1935 के एक्ट में था। 1937 में संघीय न्यायालय की नींव रखी गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिए। ये उच्चतम न्यायालय था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये उच्चतम न्यायालय था, ध्यान में रखिएगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें क्या थे, एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसी में जो मुख्य न्यायाधीश जो बना उसका नाम था एलिजा एम्पे। क्या नाम था, एलिजा एम्पे जो था इसका मुख्य ना। उसके अलावा भी 3 न्यायालय, 3 न्यायाधीश है। उसका नाम हम लोग याद करने के लिए एक ट्रिक याद करते हैं, जिसको HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पढ़ते हैं ना, तो H से आप लोग क्या करोगे, हाइड करेंगे, नोट कर लीजिए जिनको याद नहीं है। C से क्या करेंगे, चैम्बर करेंगे। L से क्या, लेमिस्टर करेंगे। तीनों अन्य न्यायाधीश के नाम था। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई थी, उनमें से कौन सा न्यायाधीश जो था उसमें शामिल नहीं था, ठीक है। तो आपको ध्यान में, H से हाइड, C से चैम्बर, L से लेमेस्टर, ठीक है। लेमेस्टर आदमी का नाम याद रख ली। लेमेस्टर जो था चैम्बर में छिप गया, ठीक है। लेमेस्टर क्या हुआ, चैम्बर में छिप गया। लेमेस्टर किस में छिपा, चैम्बर में, ठीक है। चैम्बर, सी से चैम्बर, एच मतलब हाइड, हाइड मतलब क्या होता है, छिपना, एल मतलब क्या होता है, लेमेस्टर होता है। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे भी याद है, कोई ट्रिक उरिक कुछ नहीं है, बस आप याद रखने का मैंने अपना एक तरीका निकाल रखा है। पहले मुझे भी भूल जाता था, इसीलिए आप लोग भी ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, पहले कंपनी के जो कर्मचारी वगैरह जो थे ना बहुत तेज थे, ठीक है, बहुत भ्रष्ट हो चुका था कंपनी 1773 के एक्ट में। तो कंपनी जो बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो चुका था, इनको सुधारने के लिए बोला गया सब कोई भी जो है ना निजी व्यापार नहीं करेगा। ये लोग कंपनी का व्यापार करते थे और साथ में अपना भी व्यापार मतलब करना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो 1773 के एक्ट में बोला गया, रेगुलेटिंग एक्ट में, कंपनी के कर्मचारी किसी भी प्रकार का निजी व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना। साथ में भारतीय लोगों से उपहार लेना, रिश्वत लेना भी मतलब क्या कर देगा, प्रतिबंध कर दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। समझ रहा है, ये सारी चीजें इसलिए की जा रही ताकि कंपनी के शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से मतलब चलाया जा सके, ठीक है। अब देखेंगे इस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार का, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण मतलब सशक्त हो गया, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि मतलब कंपनी के गवर्निंग बॉडी थी, ठीक है, इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का, ठीक है, नियंत्रण जो था सशक्त हो गया। ठीक है, इसने भारत में राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। ठीक है, इसी एक्ट में बात कही गई थी कि कंपनी जो है भारत में सैन्य मामला, राजस्व और नागरिक मामले की सारी जानकारी मतलब ब्रिटिश सरकार को देगी। तो इसी एक्ट में थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना जो कि एक प्रकार के गवर्निंग बॉडी थी, किस एक्ट में किया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं, आप कोई भी आदमी अगर पूछेगा तो बता देंगे। यस सर। नहीं भूलेंगे। देखेंगे इस एक्ट में कुछ खामियां भी थी। क्या थी? इस एक्ट में कुछ खामियां भी थी। तो इसी खामी को दूर करने के लिए एक आता है जिसको बोलते हैं 1781 का आता है। ठीक है, 1781 का एक्ट आता है। इस एक्ट में सारे खामी को दूर कर दिया जाता है, इसीलिए एक्ट को बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहने का मतलब ये हुआ 1773 के एक्ट में जो कमी जो थी उसको दूर करने के लिए हम लोग लाते, कौन सा एक्ट लाते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा 1700 एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया गया, तो सीधे सीधे बताएगा 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। अगर पूछेगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया, तो बताएगा रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में जो आई थी उसमें बहुत सारी खामियां थी, उसको दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। ठीक है, यस सर। समझ गए? जी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करेंगे। खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ, ठीक है, 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषता थी। अब इसमें क्या क्या चीज शामिल था उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अब इस एक्ट में क्या क्या चीज है इसको जरा समझिए। तो सबसे पहले जैसे इस कानून ने गवर्नर जनरल को तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। ठीक है, तो इस एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापना हुई थी ना 1774 में, तो इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया, बरी कर दिया, मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे कि उसी प्रकार कंपनी के सेवकों भी उनके कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। अब दिक्कत क्या होता था, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, इधर गवर्नर जनरल भी था। अब ये बोलते थे से हम जो है से मतलब अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कहता नहीं हम है। तो इसलिए दोनों के काम में बहुत अधिक मतलब क्या विवाद होने लगा था। इसलिए बोल दिया से गवर्नर जनरल जो काम करेगा, गवर्नर जनरल के जो कर्मचारी जो काम करेगा उसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय से नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय केवल आम लोगों के लिए रहेगा। गवर्नर जनरल का अधिकारी और गवर्नर जनरल के जो काउंसिल को मतलब न्यायालय के क्षेत्राधिकार से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया। ठीक है, ताकि न्यायालय का कार्य, ठीक है, और गवर्नर जनरल के कार्य का आपस में मतलब टकराव ना हो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इसमें भी बहुत ज्यादा विवाद होता था। तो इस कानून में राजस्व संबंधी जो मामले थे, राजस्व वसूली से जो जुड़े जो मामले थे, सबको मतलब क्या कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय से बाहर कर दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर क्या रहेगा, तो इस कानून के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गवर्नर जनरल के कंपनी के कर्मचारी को सर्वोच्च न्यायालय से बाहर रखा गया उसके अधिकार क्षेत्र से, लेकिन कलकत्ता के जो आम नागरिक जो था उसको सर्वोच्च न्यायालय के मतलब अधीन दिया गया। एक व्यवस्था की गई से हिंदू को जो हिंदू, इसमें यह व्यवस्था की गई से न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं, तब मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब मुसलमानों के बाद यह मामले तय करेंगे। ठीक है, हिंदू का भी अपना निजी की मान्यता है, विवाह करने का हिंदू में नियम अलग है, तलाक देने का नियम अलग है, गोद लेने का प्रथा अलग है, मुसलमानों में अलग है। तो उनके मुसलमानों के कानून से न्यायालय मुसलमानों को फैसला सुनाएगी और क्या बोलते हैं, हिंदू के कानून के हिसाब से हिंदू को फैसला सुनाएगी। ठीक है, इस तरीके से किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे सबसे गवर्नर जनरल और उसके कर्मचारियों को या बाहर रखा गया। ठीक है, कलकत्ता के नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कर दिया गया। इस कानून द्वारा व्यवस्था भी की गई प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल काउंसिल के यहाँ दायर न कि सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इस कानून में यह भी व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो होती है गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो
न कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। और क्या क्या चीजें थी इस कानून में? तो इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय, ठीक है, ध्यान में, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय और काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। तो इस कानून में गवर्नर जनरल को, इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय के लिए मतलब लोकल न्यायालय के लिए एवं काउंसिल काउंसिल के लिए एवं नियम विनियम बनाने के मतलब पूरे तरीके से मतलब क्या गवर्नर जनरल को सीधा सीधा इस एक्ट में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ज्यादा पावर आपको दे दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पहला कानून आया 1773 का, उसके बाद कानून आता है 1781 को जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट में मुख्य रूप से दो चीजों का विवाद को सुलझाना था, गवर्नर जनरल के पास कौन सा पावर रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा पावर रहेगा, दोनों का पावर को बांटने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था ये मेरे अधिकार क्षेत्र का काम आता है, गवर्नर बोल रहा था मेरे अधिकार का क्षेत्र का काम आता है। तो इन दोनों को कार्य को बांटने के लिए आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या होता है, मुख्य रूप से आता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। आप कहां पे चले गए? 1786 का, ठीक है, एक मिनट, 1784 ना, 86 83 1784 में क्विट इंडिया एक्ट भी आता है, वो दिया हुआ है, आगे दिया हुआ बता दूंगा, ठीक है। लाइन से मेरे लाइन ऊपर नहीं था, क्या दे दिया इसमें? साइड वाइज दिया है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1786 में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है कॉर्नवालिस, ठीक है, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चलती रहती है, कॉर्नवालिस वहां पे पराजित हो जाता है। तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, ठीक है। अभी तक हेस्टिंग्स ही रहेगा, ठीक है, 85 तक हेस्टिंग्स ही रहता है, ठीक है। 86 में आता है आपका कॉर्नवालिस साहब, और जब ये आता है ना तो बोलता है इसने पद स्वीकार करने से पहले दो शर्तें ये मांगे रखी। इसकी मांगे क्या थी? उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार। काउंसिल में कितने सदस्य थे? 4 गो था ना गवर्नर जनरल के काउंसिल में। तो काउंसिल क्या होता था, गवर्नर जनरल अपने आप पूरा फैसला न ले ले, ठीक है ना, हम जो कहेंगे सही होगा नहीं, काउंसिल जो निर्णय लेती थी उसी के हिसाब पे काम होता था, ठीक है। काउंसिल अगर 3 गो एक तरफ हो गया तो गवर्नर जनरल का किसी भी बात को नहीं माना जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब कॉर्नवालिस जब बनता है तो बोलता है देखो काउंसिल का तो हम सुनेंगे, लेकिन हमको लगेगा ऐसा नहीं हम सही कर रहे हैं तो हम काउंसिल का निर्णय को नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा। दूसरी बात मैंने क्या बोला, ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहा था, डेट मीन वहां के कमांडर इन चीफ था, इसके पास आर्मी के सारे चीजें इसके पास है, ये आर्मी सैनिक बैकग्राउंड से था, ठीक है। तो इसलिए भारत में जब आता है ना तो बोलता है उसे सेनापति कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। तो ये गवर्नर जनरल के साथ साथ सेनापति भी बन गया, ठीक है। क्यों बन गया? क्योंकि ये सैनिक बैकग्राउंड से था। क्या था? ये सैनिक ही था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश का सेनापति कौन था? यही था, समझ रहे हैं ना, ठीक है। और औपनिवेशिक सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था तो कॉर्नवालिस था। तो कॉर्नवालिस ऑलरेडी सैनिक था, तो बोला से हम जब भारत में जब आएंगे तो हमको 2 शर्त हमको देना है, काउंसिल को फैसला, काउंसिल का जो मतलब निर्णय को हम पलट सकते हैं, और दूसरा फैसला क्या था, हम चीफ, हाँ बिल्कुल, हम कमांडर इन चीफ बनेंगे, मतलब सेनापति भी हम भी रहेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 2 चीज ये मतलब डिमांड मानता है, ठीक है। उपरोक्त शर्तों के 1886 के कानून के प्रावधानों के रूप में जुड़ा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे उसके बाद एक और भी कानून आता है, अब आता है चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। क्या आता है? ये सब अधिनियम था, ठीक है, ये सब सारे के सारे अधिनियम थे। अब आता है चार्टर कानून आता है, ठीक है। चार्टर कानून में जो पहला जो आएगा 1793 का आएगा, तो इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं क्या थी? 1793 वाला का जो चार्टर कानून जो था इसकी विशेषता देखेंगे यहाँ पे, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर, क्या क्विट्स एक्ट क्या हो गया? इधर दे दिया है, वो थोड़ा उस साइड में दे दिया है, ठीक है, वो थोड़ा अलग है, बताएंगे वो क्यों आता है पीछे इंडिया, ठीक है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है ज्यादा। अब देखिए 1793 के कानून में बात करेंगे तो इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य में सभी गवर्नर जनरल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को विस्तारित कर दिया। अब शुरू में तो केवल किसको दिया गया था, तो मतलब काउंसिल को फैसला को कौन पलट सकता था, तो कॉर्नवालिस पलट सकता था। लेकिन कॉर्नवालिस का जो ये निर्णय जो केवल कॉर्नवालिस को दिया गया था, सारे को दे दिया है। किसे दे दिया? सारे को दे दिया। किसे? बंगाल के गवर्नर को भी दे दिया, मद्रास के गवर्नर को भी दे दिया, और साथ में बॉम्बे के गवर्नर को भी दे दिया,
दिया, तुम जो है काउंसिल के फैसला को मतलब क्या कर सकते हो, पलट सकते हो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 1793 के एक्ट में और क्या क्या है इसको भी जरा देख लेते हैं। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान कर दी। ठीक है, तो 1773 के एक्ट में क्या किया था, बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी को बंगाल के प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया था, और जाके 1793 में इसको और ज्यादा नियंत्रणकारी बना देता। मतलब यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है, सशक्त बना दिया। किस मामले में, बॉम्बे और मद्रास के मामले में फैसला लेने के। ठीक है, तो यहाँ पे और भी केंद्रीयकृत की शुरुआत 1793 में और ज्यादा अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, और इसने भारत पे व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक होता था, 15 वर्षों तक मिलती थी ना, लेकिन 1793 के एक्ट में कितने वर्षों तक कर दिया गया, 5 वर्ष बढ़ाकर 20 वर्षों तक कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। अब 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट आएगा ना, तो उसके बाद सीधे आप देखेंगे 20 साल जोड़ दीजिए 1813। ठीक है, उसके बाद फिर 20 साल जोड़ दीजिए 1833। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ऐसे करके मतलब आते जाएगा। ठीक है, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त करी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। ठीक है, अब यहाँ पे कमांडर इन चीफ जो था, गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता जो पहले होती थी उसको मतलब समाप्त कर दिया गया, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल कोई और है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए वो गवर्नर जनरल के पास कमांडर इन चीफ का पद नहीं है, तो अलग से अगर कमांडर इन चीफ का अगर पद अगर नियुक्त किया जाता है, तो गवर्नर जनरल का काउंसिल का सदस्य होना, पहले सदस्यता होना अनिवार्य था, अब नहीं रहेगा। लेकिन कोई अगर गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, वो ऑलरेडी कॉर्नवालिस के तहत मतलब कमांडर इन चीफ है, तो ऑलरेडी गवर्नर के तौर पे तो काउंसिल का सदस्य तो रहेगा ना, समझ रहे हैं ना। लेकिन अलग से अगर नियुक्ति अगर होती है तो काउंसिल का सदस्य नहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भारत में जितने भी गवर्नर आएंगे वो साथ में कमांडर इन चीफ भी होंगे। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कोई कोई हो सकता है। जस्ट लाइक जैसे कि कॉर्नवालिस, वो गवर्नर भी था और साथ में कमांडर इन चीफ भी था। ठीक है, मतलब उसके पास मतलब प्रशासनिक पावर के साथ साथ सैनिक पावर भी थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, गवर्नर के पास कौन सा पावर, प्रशासनिक पावर, और कमांडर इन चीफ के पास कौन सा पावर, सैनिक पावर। लेकिन कॉर्नवालिस के पास कौन सा पावर, दोनों के दोनों पावर है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, इसी एक्ट में 1793 के एक्ट में व्यवस्था की गई थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों का वेतन जो होगा भारतीय राजस्व से मतलब ही भुगतान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है किस एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों का वेतन जो होगा भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। तो 1793 का एक्ट, हमने बोला 20 साल तक के चार्टर को बढ़ा दिया जाता। तो आप ये बताइए 1793 के बाद ये 20 साल के बाद मतलब कौन सा आएगा, 1813। 1813 से मतलब एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा है। ठीक है, 1813 से बात करेंगे तो एग्जाम में कई बार आपका प्रश्न पूछता है, उसको जरा हम लोग देख लेते हैं 1813 के एक्ट में क्या क्या थी। ठीक है, इस कानून ने कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया के साथ मतलब कंपनी के व्यापार का एकाधिकार था। कौन व्यापार करेगा, कंपनी व्यापार करेगा, सब कुछ कौन करेगा, कंपनी व्यापार करेगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी के एकाधिकार को मतलब इस एक्ट में मतलब क्या होता है, समाप्त कर दिया जाता है। यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। अब केवल EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं करेगी। एकाधिकार का मतलब क्या था, से मतलब पूर्वी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी को व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब लंदन का जितना व्यापारी था वो सब बोल रहा था केवल ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों व्यापार करेगा, हम भी व्यापार करेंगे, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त को हटाया जाए। तो ब्रिटिश संसद कंपनी के एकाधिकार को हटा देती है। ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनी रोने लगता है, बोलता है भाई साहब सब कुछ तो छीन ही लिया, कम से कम 2 चीज में बड़ा प्रॉफिट हो तो वो तो रहने दीजिए। ठीक है, तो बोलता है चलो ठीक है। तो साथ में व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया है, लेकिन इस कानून ने चाय के और चीन के साथ व्यापार के कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। मतलब कोई भी ब्रिटिश कंपनियां भारत में व्यापार करेगी, लेकिन चाय के साथ व्यापार नहीं करेगी, चाय का व्यापार नहीं करेगी, और साथ में चीन के साथ व्यापार नहीं करेगी। ठीक है, तो 1813 के एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन 2 चीजों को छोड़ दिया गया। 2 चीजों में उनके एकाधिकार को बने रहने दिया। कौन से 2 चीजों में उनके एकाधिकार को बने रहने दिया, चाय में और एक चीन चाय में और चीन में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए
इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राज्य की प्रभुत्ता को प्रकट किया। यह पहला एक्ट था जिसमें भारतीय भूमि को ब्रिटिश भूमि बताया गया, यह भी ध्यान में रखिएगा। अब भारतीय भूमि को कौन सा भूमि बताया गया, क्या बताएंगे, ब्रिटिश भूमि बताया गया। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों में ब्रिटेन राजा की प्रभुत्ता को प्रकट स्थापित किया गया। मतलब भारत की भूमि किसकी भूमि है, ब्रिटिश की राजा की भूमि है, ठीक है। तो पहली बार 1813 के एक्ट में भारतीय भूमि को ब्रिटिश भूमि बताया गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। जी अब इसी एक्ट में, ठीक है, ईसाई मिशनरी जो थे, जो क्रिश्चियन धर्म का जो प्रचार जो करते थे, उनको भारत में आके क्रिश्चियनिटी की प्रचार करने की अनुमति दी गई, ठीक है। तो इस कानून में ईसाई मिशनरियों को भारत के आकर लोगों का प्रबुद्ध करने की अनुमति प्राप्त की गई, मतलब वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस कानून ने भारत में ब्रिटिश इलाकों में वंशियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार प्रचार की व्यवस्था की गई, ठीक है। इसी एक्ट में मतलब भारत में वेस्टर्न कल्चर का प्रचार किया गया, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया इसी एक्ट में, ठीक है, 1813 वाला में एक्ट में, ठीक है। इस कानून में भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया, कर का भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था की। बड़ा खतरनाक चीज था। मतलब भारत के जो स्थानीय लोग जो है, स्थानीय सरकार है, उनके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार जो था 1813 के एक्ट में कंपनी को दिया गया। अगर वो टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो उनको मतलब दंड देने का भी अधिकार मतलब दे दिया गया, ठीक है। तो 1813 का जो एक्ट जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछता है, कई बार प्रश्न पूछा है, ठीक है। 4 चीट वाला तो इतना बार पूछा है, क्या ही बताओ। आप चलेंगे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, ध्यान में रखें। पिट्स जो था वहां का प्रधानमंत्री हुआ था, विलियम पिट नाम था इसका, ठीक है। इसी के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट आता है। रेगुलेटिंग ने 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम जो आता है, पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया। इस अधिनियम में क्या क्या था देखेंगे। पहले वाला एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था जिसमें न्यायिक पावर और प्रशासनिक पावर को बांटा गया। न्यायालय के पास कौन सा शक्ति रहेगा, गवर्नर के पास कौन सा शक्ति रहेगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। लेकिन अब जो था और भी चीजें थोड़ा उलझती है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता, उसमें क्या क्या सुधार होता उसको देखेंगे। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार से थी, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को मतलब विभिन्न अलग अलग करे। व्यापार करने के लिए अलग से संस्था काम करेगी और राजनीति करने के लिए मतलब जो संस्था जो काम करेगी वो अलग से काम करेगी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राजनीति करने के लिए अलग से और व्यापार करने के लिए अलग से मतलब संस्थाएं मतलब काम करेगी, ठीक है। इसने मतलब क्या क्या, इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए, व्यापार के लिए, ठीक है, व्यापार के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और राजनीतिक मामलों के लिए, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में दो चीजें बनाई गई, एक बनाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएगा जो कि मतलब किस लिए था, व्यापारिक मामलों के लिए, और एक आपका बनाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएगा जो कि मतलब था राजनीतिक मामला को देखता था, ठीक है, ध्यान में रखेगा। तो इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार आप देखोगे डायरकी की शुरुआत होती है, ठीक है, द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत होता है, ठीक है। ये व्यवस्था साहब कब तक चलेगी, बहुत आगे तक चलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये आपका चलेगा 1858 तक चलेगा, ठीक है। कब चलेगा, 1858 के एक्ट में जाके इसको समाप्त किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। दो प्रकार का शासन कौन था, तो व्यापारिक मामलों के लिए क्या बनाएंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जी नहीं राजनीतिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नींद में हो, ठीक है। राजनीतिक मामलों के लिए क्या बनाएंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीतिक मामलों के लिए और ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है। इसी तरह द्वैध शासन की व्यवस्था का ये दोनों थोड़ा क्या? डिफरेंस बताए थे सर। देखिए कंपनी दो तरह का काम करती थी। अभी भारत में जो कंपनी जो आई थी तो क्या करती थी, कंपनी बोलती थी हम व्यापार भी करेंगे, कंपनी जो करती थी हम प्रशासन भी करेंगे, ठीक है। अब समझ में नहीं आता कंपनी का कौन सा हिस्सा जो था प्रशासन करेगा, कौन सा हिस्सा व्यापार करेगा।
ठीक है। तो इसको बोला ठीक है, चलो ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना देते हैं, जो कि मतलब क्या करेगी, व्यापार करेगी, पूरा तरह व्यापार के कार्यों को देखती थी। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना देते, जो कि मतलब प्रशासन के कार्यों को देखती थी। हम लोग देख ठीक है। लेकिन 1858 में बोला गया से भाई साहब, कंपनी का काम अब व्यापार करना नहीं है। कंपनी अब किसके अधीन काम करेगी, क्राउन के अधीन पूरी तरीके से काम करेगी, या क्राउन के स्थान पे भारत में प्रशासन व्यवस्था को देखेगी। तो कंपनी अब मुख्य रूप से क्या करेगी, प्रशासन करेगी। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरीके से मतलब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कंपनी अब क्राउन के अधीन के अंदर ब्रिटिश संसद के अधीन आ गई, जिसका काम था ब्रिटिश संसद के मतलब अंदर में रह के मतलब क्या करना, प्रशासन व्यवस्था को चलाना। जब प्रशासन व्यवस्था को चलाना जब काम था, व्यापारिक अधिकार जब इसे छीन लिए गए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम, कोई काम नहीं। ठीक है। इसी तरह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को लाया तो गया, लेकिन 1858 में जो कंपनी से व्यापारिक अधिकार जब पूरी तरीके से छीन लिया जाता है, तो यहाँ पे इसको मतलब समाप्त कर दिया जाता है। तो कभी पूछेगा शुरुआत कब हुआ, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। समाप्ति कब हुआ, तो 1858 के एक्ट में मतलब इसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, आई थिंक समझ गए क्या था। कंपनी दो तरह के काम करती थी, व्यापार भी करती थी और प्रशासन भी चलाती थी। ठीक है। तो पता नहीं चलता था, व्यापार के उलझ के रह जाता, कौन व्यापार करेगा कौन प्रशासन चलेगा। तो कंपनी के अधिकारियों का एक ग्रुप बनाएगा, बोला से इधर का जो आदमी जो व्यापार के काम को देखेगा, ये आदमी जो है प्रशासन चलाने के काम देखेगा। ठीक है, समझ गए जी। इसीलिए हुआ था। ठीक है, इसको द्वैत शासन भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, नियंत्रण बोर्ड को ये शक्ति दी गई कि ब्रिटिश नियंत्रित, ठीक है, भारत के सभी नागरिक सैन्य सरकार में राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करें। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार, ठीक है, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों, इनके प्रशासन की पूर्ण नियंत्रण मतलब क्या थी, प्रदान कर दी गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। जी सर, नहीं समझ सर। गए। अच्छे से समझ में आया। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, 1793 में आपने देखा 20 साल जोड़ के 1813 पूरा आएंगे, और उसके बाद आएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। क्या आएगा, 1833 का चार्टर अधिनियम आएगा। ठीक है। अब इसमें क्या था, ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीयकरण की दिशा में अधिनियम निर्णायक कदम था। ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की दिशा की एक अधिनियम निर्णायक था। इस अधिनियम में विशेषता इस प्रकार है। ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें जैसे आप देखें 1793 के एक्ट में और भी केंद्रीयकरण को बढ़ावा दिया गया। 1773 के एक्ट में भी आपने देखा केंद्रीयकरण को बढ़ावा दिया गया, लेकिन 1833 के एक्ट में केंद्रीयकरण को और भी अधिक मतलब क्या किया जाता, बढ़ा दिया जाता है। जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो था ना, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट में बनाया गया, 1833 के एक्ट में। और इस प्रकार जो पहला जो गवर्नर जनरल जो बना, उसको क्या नाम था उसका, विलियम बेटी। ठीक है। तो 1833 के एक्ट में जो बंगाल का जो गवर्नर जो था, उसको भारत का गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। व्यक्ति वही है, केवल नाम बदल दिया गया। ठीक है। और इस प्रकार जो पहला व्यक्ति जो बना, उसका नाम था विलियम बेंटिक था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां नहीं थी। इसमें नागरिक शक्तियां भी थी, सैन्य शक्तियां भी इसमें निहित कर दी गई। ठीक है। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार भारत में एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। मतलब आप ये मतलब अपने विधायिका वाला जो पावर जो था प्रांतीय गवर्नर का, वो भी इसे छीन लिया। तो अगर पूछेगा इसमें और भी केंद्रीयकरण का मतलब क्या होता, विकास होता है। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को, ठीक है, पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। भारत के गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा शक्तिशाली कर दिया, और विधायिका को लेकर पूरे देश के लिए व्यक्ति जो था कानून बना सकता था। ठीक है। इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों को निमायक कानून कहा गया, और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब इसके द्वारा पहले बनाए गए कानूनों का निमायक कानून कहा गया, और नए कानून को मतलब क्या कहते हैं, एक्ट या फिर अधिनियम कहा गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकल कर आएगी,
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1833 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। जिसे 1813 के एक्ट में दो चीज की छोड़ा गया था, कौन कौन सी दो चीज को रहने दिया गया था? चाय और चीनी का व्यापार। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन 1833 के एक्ट में ये भी इनसे छीन लिया जाता है। समझ गए ना? जी 1833 के एक्ट में चाय और चीन के साथ भी व्यापार करने से इनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अगर आपसे पूछेगा किस एक्ट के तहत, ठीक है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई, मतलब एडमिनिस्ट्रेशनल बॉडी बन गई, ठीक है, जिनका मुख्यतः प्रशासन करना मिलकर जिनका दायित्व है, 1833 के एक्ट में विशुद्ध शुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय रह गया। अब इनका कोई काम व्यापार करना नहीं था। ठीक है, इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र में ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। ठीक है, 1833 के एक्ट में, ठीक है, ये बहुत सुंदर प्रश्न देखिएगा, 1833 के एक्ट में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, अभी शुरू हुआ है। अभी आप लोग सिविल सेवा का जो परीक्षा का जो तैयारी कर रहे हैं, तो 1833 के एक्ट में ही, ठीक है, क्या था से मतलब क्या था, सिविल सेवकों के लिए, ठीक है, चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया। ठीक है, और इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद पे कार्यालय और रोजगार में हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, बोला गया से भारतीयों को कंपनी के किसी भी पद में, ठीक है, चाहे कार्यालय हो या फिर मतलब रोजगार हो, उसको हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में जाके वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना पिट्स एक्ट 1884 में। बिल्कुल, 1884 नहीं, 1784, 100 वर्ष आगे निकल गए आप। ठीक है, 1784 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मतलब था, स्थापना हुआ था, उसने बोला था नहीं नहीं ये सब नहीं हो सकता, भारतीयों को अभी हम इतना ज्यादा शक्ति नहीं दे सकते जो खुली प्रतियोगिता में भी पार्टिसिपेट करे किसी भी पद पे, भारतीयों के किसी भी पद पे, चाहे कार्यालय किसी भी पद कार्यालय और रोजगार में हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। इस चीज को खंडन किसने किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको खंडन कर दिया, जो कि मतलब किस लिए था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए था? व्यापारिक के लिए या फिर मतलब राजनीतिक कार्यों के लिए? बिल्कुल, ठीक है, उन्होंने मतलब विरोध किया। और 1833 के एक्ट में जो सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन करने का जो प्रयास किया गया था, ये नहीं होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये कहानी क्या हो गया? समाप्त हो गया। किसके विरोध करने की वजह से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध करने की वजह से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे आएंगे तो आगे क्या था देखेंगे। अब 1853 का पहले कब आया? सबसे पहले 1793 से हम लोगों ने शुरू किया, 10 साल जोड़िए। 1813 का एक अधिनियम, सॉरी चार्टर अधिनियम, फिर इसमें 10 साल जोड़िए तो 1833। ठीक है, फिर इसमें 10 साल जोड़िए तो 1853। ठीक है, फिर ये 1863 में आता, लेकिन बीच में क्या होता है? 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है और कंपनी को लग जाता है, बिल्कुल, कंपनी को क्या लग जाता है से मतलब यहाँ पे, सॉरी, ब्रिटिश संसद को लगता है कंपनी अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था नहीं चला रही है, इसीलिए 1857 जैसा क्रांति देखने को मिला। कंपनी को अगर सब कुछ अगर छोड़ देंगे, टेक्निक सारा लुटिया डुबो देगा, भारत से छोड़ के हमको जानी पड़ेगी, इसलिए 1858 में कंपनी को बोलता है तुम टाटा बाय बाय, तुम निकलो यहाँ से, अब हम खुद ही प्रशासन को देखेंगे, अब हमको किसी बिचौलिया की जगह पे प्रशासन को नहीं चलाना है। तो कंपनी के चीजों को, उसे पावर को छीन लिया जाता है 1858 के एक्ट में। उससे पहले कौन सा एक्ट आएगा? 1853 का एक्ट आएगा। 1853 का चार्टर अधिनियम आएगा। मैं बार बार एक्ट बोल रहा हूँ, चार्टर अधिनियम है। ठीक है, देखेंगे 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। ठीक है, 4 को हुआ था ना, 93, 13, 33, 53, ये कितना नंबर का था? चौथा नंबर का था, अंतिम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या थी, तो ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ना अच्छी चीजें होती है। इस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में विधायी कार्य किसके पास रहेगा, प्रशासनिक कार्य किसके पास, इसको अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में कितने पार्षद को जोड़े गए? 6 नए पार्षद और जोड़े गए। ठीक है, इसको मिलाकर क्या बोला गया? विधान पार्षद बोला गया। ठीक है, इसके तहत परिषद में
6 नए पार्षद को जोड़े गया, 6 नए पार्षद जिन्हें विधान पार्षद कहा गया, ठीक है। दूसरे शब्द में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया, ठीक है। परिषद की शाखा में छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसने वही प्रक्रिया अपनाई कि जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी, ठीक है। तो सबसे पहले 1853 के एक्ट में, ठीक है, 6 नए पार्षद को जोड़े गए। इनको क्या कहा गया? तो इनको विधान पार्षद कहा गया, ठीक है। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल की एक नई विधान परिषद का भी मतलब क्या किया गया? गठन किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि एक छोटी संसद की तरह मतलब कार्य करती थी। अब यहाँ पे 1833 के एक्ट में कहा गया था ना, खुली प्रतियोगिता करवाएंगे, सिविल सेवक के खुली प्रतियोगिता करवाएंगे, लेकिन विरोध किसने किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया, और उसमें भारतीयों को रोक दिया जाता है, नहीं भारतीय भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उस बात को फिर 20 वर्षों के बाद 1853 में दोहराया जाता है। इसने सिविल सेवकों के भर्ती के चयन के हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का मतलब प्रारंभ करवा दिया, ठीक है। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। और ये मतलब कब था? 1854 में एक समिति बनी थी, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा का संबंध, इसको बोलता है मैकाले समिति, ठीक है। मैकाले समिति में 1854 में मतलब भारतीयों के लिए भी मतलब सिविल सेवा मतलब क्या कर दी गई? खोल दी गई। लेकिन दिक्कत क्या होता है, इसकी परीक्षा जाके देनी पड़ती थी लंदन में। कहाँ जाकर देनी पड़ती थी? लंदन में। वो और और एज इसमें 18 साल का होता था। वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा। शुरू में 21 था, फिर 18 था, फिर 21 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या था ना, इसमें एक चीज होना चाहिए था, लंदन में जाके आप परीक्षा देते थे, लेकिन लंदन में परीक्षा देने के क्रम में आपको एक चीज आनी चाहिए थी, जिसको घुड़सवारी नहीं आता ना, उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था, ठीक है। अब सिविल सेवक बनने के लिए उस समय आपको क्या आनी चाहिए थी? घुड़सवारी आनी चाहिए होती थी, ठीक है। अभी आप एक शहर से दूसरे शहर में परीक्षा देने में परेशान हो जाते थे, उस समय जहाज में बैठ के जाने में 3 से 4 महीना का समय लगता था, लंदन में जाकर परीक्षा देना पड़ता था। मतलब समझे, फॉर्म भरिए और जहाज में बैठ जाइए, क्योंकि 4 महीना के बाद परीक्षा होगा, ठीक है। तो इस तरह का व्यवस्था था उस समय। तो ये सारी प्रक्रिया जो थी, तो 1833 के एक्ट में उनको मना किया गया था, उनका परमिशन 1854 के एक्ट में दे दिया गया। मतलब सिविल सेवकों की भारतीय में चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किस में हुआ? तो 1854 में हुआ। लेकिन बात कब की गई थी? तो 1833 के एक्ट में की गई थी, 1853 के एक्ट में लागू हुआ। अब पहली बार बात करेंगे तो 54 में मतलब मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, जो कि इसके संदर्भ में थी। याद रहेगा? यस सर। जी सर। वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे देखें, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का मतलब अधिकार भी था, देता है। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया, ठीक है। जैसे बोला था ना, पूर्व में 20 साल के लिए बढ़ाते जाएंगे, लेकिन इसमें कोई निश्चित समय नहीं था। और इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी के शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था, ठीक है। मतलब धीरे धीरे ब्रिटिश संसद कंपनी पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रही थी, लेकिन कंपनी था गधा, ठीक है। इतना ज्यादा भरोसा करने के बाद बार लॉस में चला जाता था, ठीक है। इतना पैसा, क्योंकि कंपनी बहुत अधिक भ्रष्ट हो चुकी थी, ठीक है। इसीलिए इसमें ये बात नहीं की गई इसे अगले कितने वर्षों तक बढ़ा देंगे। शुरू में तो 15 वर्षों का विशेषाधिकार दिया था, बाद में 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाते गए, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं की गई इसे आगे चल के कितने वर्षों के लिए बढ़ेगा। तो इसलिए अनुशंसा लगाया गया कि आगे चल के कभी भी कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। लेकिन बीच में कांड हो जाता है। कौन सा कांड होता है? तो 1857 की क्रांति हो जाती है, संसद को बहाना मिल जाता है। संसद को क्या मिलता है? बहाना मिल जाता। उसी बहाना को पकड़ के 1858 में कंपनी को क्या करती है? समाप्त कर देती है, ठीक है। कंपनी को समाप्त कर देती है, लेकिन कंपनी भारत से क्या 1858 में भाग जाता? नहीं, कंपनी भारत से पूरी तरीके से 1874 में भागती है। कब भागती है? 1874 में। लेकिन ब्रिटिश संसद का सर पे जो हाथ जो होता है, सपोर्ट जो होता है, 1858 में ही मतलब समाप्त हो जाता है। लेकिन 1874 में घीस तीर के थोड़ा बहुत काम करते रहती है, लेकिन जब आपका सरकारें आपको नहीं सपोर्ट करेगा तो आप क्या ही कर लोगे, ठीक है। 1874 में पूरी तरह से बिरिया बोस्तर पैक करके पूरी तरह की कंपनी जो थी भारत से मतलब क्या होती है? निकल जाती है, ठीक है। याद रहेगा? यस सर। ध्यान में आप चलेंगे। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। इसमें लोकल लोग भी आना शुरू हुआ। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा मतलब किया गया, ठीक है। तो 3 को तो प्रेसिडेंसी था, इसमें आगरा को भी शामिल कर लिया गया। किसमें? 53 वाला में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला जो हम लोग जो पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान के विकास जो था 1773 से लेके कहां तक था?
1857 तक। 1853 तक। 1853 तक था, ठीक है। यहाँ पे कंपनी की कहानी समाप्त होगा। नया शासन कहाँ पे आएगा? 1858 से लेके 1947 1857 तक ये शासन व्यवस्था किसके द्वारा चलेगा? इसको बोलेंगे रूल ऑफ क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ताज का शासन बोलते हैं। इससे पहले किसकी शासन थी? कंपनी का शासन था। लेकिन अब क्या होगा? पहले भी एक तरह से देखेंगे तो संसद ही शासन करती, लेकिन किसके थ्रू करती थी? कंपनी के थ्रू करती थी। कंपनी बीच में एक तरह का मतलब नेक्सस दोनों के बीच में जोड़ने का काम करता है। लेकिन अब ब्रिटिश संसद बोलती थी नहीं नहीं, कंपनी को यहाँ से निकालो, अब पूरी तरह से प्रशासन की जिम्मा क्या होगी? मेरी होगी, ठीक है। और प्रशासन डायरेक्ट मतलब ताज के द्वारा चलाया जाने लगा। इस तरह का जो पहला अधिनियम जो आया उसको बोलते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो क्या करूं, यहीं पे समाप्त करके हम लोग क्या करें? करंट शुरू कर देते हैं, ठीक है। कल हम लोग यहीं से मतलब क्या करेंगे? शुरू करेंगे। तो आज की सारी चीजें आपको समाप्त समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आई? कोई डाउट है बताइए? सर बहुत अच्छे से समझ आ गई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा इसका मैंने नोट्स आप लोग को दिया था ना, नोट्स दिया था, जी यहाँ पे रही आपकी नोट्स, ठीक है। चैप्टर बाय 5 चैप्टर का नोट्स है, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कौन सा संस्करण है? 6 वाला हिंदी मुझे नहीं मिला। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर से आपका, ठीक है, बीपीएससी में क्या प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार विकास विशेषता है, ये सारे प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इस सारे को आप लोग देख लेंगे वहां पे। एक मिनट, ये सारे मेंस के प्रश्न हैं। संविधान क्या है? राज्य की अवधारणा क्या है? ये सारे शासन व्यवस्था का प्रकार है। अल्पतंत्र क्या होता है? कुलीन तंत्र क्या होता है? लोकतंत्र क्या होता है? संविधानवाद क्या है? ये मैं गलत पीडीएफ दे दिया क्या? वही है सर एक 2 क्वेश्चन है और मेंस का 2 क्वेश्चन है। एक मिनट, लगता है मैं सब गलत पीडीएफ दे रहा हूं। मैं एक बार चेक